नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, रीट साइंस के लिए केमिस्ट्री के टॉपिक वाइज प्रश्नों की सीरीज अपनी चल रही है, जिसमें आज का अपना टॉपिक रहेगा कार्बन तथा इसके ऑक्साइड, जिससे संबंधित अपन 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, केमिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं कोई बहुत बड़े टॉपिक्स नहीं हैं, इजी टॉपिक्स हैं, और उनसे जो प्रश्न आते हैं वो लगभग जो है एक दूसरे से रिलेट करते हुए प्रश्न ही अभी तक एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और कुछ प्रश्न इस टॉपिक से संबंधित आए हुए हैं, वो मैंने लिए भी हैं। आप उनको देख पाओगे कि कितनी आसान प्रश्न जो वो बनते हैं। ठीक है, ये राजस्थान बोर्ड की किताबों पर आधारित प्रश्न है साथियों, तो निश्चित तौर पे आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा। अगला जो अपना वीडियो रहेगा वो भी 15 प्रश्नों का रहेगा। उसमें अपन हाइड्रोकार्बन से संबंधित प्रश्न 15 प्रश्नों को देखेंगे, जो एग्जाम में आए हुए भी हैं कुछ, और एग्जाम में आ भी सकते हैं। ठीक है, उन प्रश्नों को भी अपन देखेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के वीडियो को। अगर आपने प्री रीड 2 के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर आपको प्री रीड 2 के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना उसका वीडियो दिया गया है, वो वीडियो देख करके आप सबको समझ सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेस्ट सीरीज रेगुलर रूप से साइंस की चल रही है, और हिंदी की भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है, साइको की भी स्टार्ट होंगी, और मैथमेटिक्स के लिए भी कोशिश कर रहे हैं साथियों, क्योंकि बहुत समय लगता है मैथमेटिक्स का पेपर बनाने में। काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं, लेकिन फिर भी कर रहे हैं कोशिश, लगातार लगे हुए हैं। टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन आपको मैटर ज़रूर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी गैस पौधाग्रह प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, ये अपना प्रश्न है। और इसका आंसर जो होगा साथियों वो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक प्रकार से जो रासायनिक सूत्र होता है वो CO2 होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का CO होता है, ऑक्सीजन का आपका O2 होता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का क्या होता है? NO2। ठीक है, डाइऑक्साइड मतलब दो ऑक्साइड है वहाँ पे। ठीक है, ऑक्सीजन कितनी? दो, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। ठीक है, ये इनके सूत्र हैं। और उत्तरदायी गैस पूछा है 2012 का प्रश्न, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आपका सिंपल सा आंसर रहेगा। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल इजी प्रश्न आता है, कोई ज़्यादा टफ प्रश्न यहाँ पे नहीं बनेगा। मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि कार्बन और इसके ऑक्साइड, इसमें कार्बन के जो ऑक्साइड होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन सब ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इससे प्रश्न ज़्यादा बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ही प्रश्न उठता है लगभग। अगला प्रश्न देखिए, विश्व उष्णता के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी? ये आरटेट 2011 का प्रश्न है। और हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, या सल्फर डाइऑक्साइड है? तो देखिए हाइड्रोजन तो है नहीं। ठीक है, हाइड्रोजन आपकी, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब यहाँ पे विश्व उष्णता के लिए पूछा है, तो ग्रीन हाउस गैस यही है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अपन ने देख लिया, NO2 है। सल्फर डाइऑक्साइड आपका SO2 हो जाएगा। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस है? ये रीट 2018 का प्रश्न। अब देखिए बार बार प्रश्न रिपीट होते हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड। अब इस बार कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दिया, नाइट्रस ऑक्साइड डाल दिया है। अब सिंपली तौर पे अपन जानते हैं, न तो नाइट्रोजन गैस है हरित गृह, न हाइड्रोजन गैस है, न ऑक्सीजन गैस है, तो सिंपली ये तीनों अपने आप ही जो वो ऑप्शन कट जाएंगे, और नाइट्रस ऑक्साइड आपका आंसर आ जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका होता है N2O। क्या होता है? N2O। याद रखिएगा, N2O तो होता है नाइट्रस ऑक्साइड, और आपका NO2 जो होता है वो होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा साथियों, इसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बता दिया वैसे भी, डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अपना, कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रकृति कैसी है? अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है, और उभयधर्मी। देखिए कार्बन के एक प्रकार से 3 ऑक्साइड अपन पढ़ते हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, और तीसरा कार्बन सब ऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, ठीक है, इसकी प्रकृति कैसी है? ये क्या अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, कैसी होती है? तो साथियों ये न अम्लीय होती है न क्षारीय, ये उदासीन प्रवृत्ति की होती है। प्रकृति कैसी है इसकी? उदासीन। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका निश्चित इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोने से मृत्यु होने का कारण क्या है? कार्बन युक्त ईंधन के वायु की सीमित मात्रा में दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाती है। दूसरा, कार्बन युक्त ईंधन के पूर्ण दहन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। 3 है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कमरे में बढ़ने से
या फिर 4 है आपका उपयुक्त सभी। तो देखिए साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होगा यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। कार्बन युक्त ईंधन के वायु की सीमित मात्रा में दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाती है, ठीक है, और उसी से अपनी मृत्यु होती है। उसका कारण क्या, देखिए अपन जानते हैं कि जब अपन एक प्रकार से अंगीठी जलाकर बंद कमरे, मतलब कमरे को अगर आप बंद कर लेते हो, अंगीठी जलाकर सोते हो, तो उसमें क्या होता है कि कार्बन युक्त ईंधन के अपूर्ण दहन से, यानी कि अपूर्ण दहन का होता है जब वायु की सीमित मात्रा हो गई, कमरे में जो वायु की मात्रा वो सीमित मात्रा है, ठीक है, तो कार्बन का क्या होगा, अपूर्ण दहन होगा। उससे क्या बनेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड CO आपकी बन जाएगी, जो मनुष्य द्वारा श्वसन क्रिया के दौरान रक्त में उपस्थित जो हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। कौन सा, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड किसके साथ जुड़ती है, आपकी हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है, श्वसन क्रिया के दौरान हीमोग्लोबिन के साथ जो वो जुड़ जाती है, ठीक है, और जुड़ करके क्या बनाती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। कार्बोक्सी लिख देता हूं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो वो बना लेती है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिससे रक्त के ऑक्सीवर्णक हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन नहीं जोड़ पाते हैं। यानी कि क्या होता है कि हीमोग्लोबिन जो वो अपन जानते हैं किसको लेकर के जाता है, O2 को लेके जाता है, ऑक्सीजन को, लेकिन ये O2 को नहीं ले जा पाता। फिर वो जो इसका हीमोग्लोबिन का जो आपका ऑक्सीवर्णक है वो फिर ऑक्सीजन को नहीं लेके जा पाता है, वो किसको ले जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड उसके साथ जुड़ गई, अब वही उसके पास जाएगी, नहीं ले, ऑक्सीजन नहीं ले जा पाता, जिसके कारण RBC, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स की डेथ होना स्टार्ट हो जाती है, RBC की डेथ होना स्टार्ट हो जाती है, तथा वायु का रक्त में प्रवाह नहीं हो पाता और मनुष्य दम घुटने से मर जाता है। तो ये इसका रीजन होता है। कारण क्या, देखिए भाई, अंगीठी जलाकर अपन सोए, ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपूर्ण दहन होगा कार्बन का, जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी, और अपन श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन लेते हैं, और जो कि हीमोग्लोबिन के द्वारा विभिन्न ऊतकों के माध्यम, मतलब RBC के माध्यम एक प्रत्येक ब्लड सेल तक लेके जाता है, मतलब हीमोग्लोबिन जो वो प्रत्येक सेल तक जो वो ऑक्सीजन को लेकर के जाता है, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन के साथ कौन जुड़ गया, कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ गई, ऑक्सीजन को मौका ही नहीं मिला, ठीक है, तो उससे होगा क्या कि आपके RBCs को वायु नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, श्वसन एक प्रकार से सही प्रकार से नहीं हो पाएगा अपना, और अगर वायु नहीं मिलेगी वहाँ पे तो एक प्रकार से क्या हो जाएगा, आपकी रक्त में वायु का संचार नहीं होगा, और रक्त में वायु का संचार नहीं होगा तो दम घुटने लगेगा मनुष्य का, और वो नींद में ही खत्म हो जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। तो ये प्रोसेस होती है। तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का सही उत्तर आपका रहेगा, ठीक है। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे आप आराम से। अगला प्रश्न, कार्बन मोनोऑक्साइड उपयुक्त अपचायक है, उपयुक्त ऑक्सीकारक है, धातु ऑक्साइडों का ऑक्सीकरण कर देती है, ठीक है, कर देती है, और 4 उपरोक्त सभी। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो क्या है, आपकी उपयुक्त अपचायक है। क्या है, अपचायक। ऑक्सीकारक क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण एक प्रकार से ना, और अपचायक एक प्रकार से ऑक्सीजन का हटना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन को हटाती है, तो ये अपचायक है। क्या है साथियों, अपचायक है। याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड एक उपयुक्त अपचायक है। ये प्रश्न देखिए पूछा जा सकता है, हालांकि कोई टफ प्रश्न नहीं है। मतलब एक प्रकार से अपन देखें तो धातु जो ऑक्साइड होते हैं उसका अपचयन ये कर देती है, यानी कि ऑक्सीजन को हटाती है यहाँ पे। तो ये इसका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। मैंने जब आपको नोट्स लिखवाए थे उसमें एक लाइन लिखवाई थी कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक अच्छी अपचायक है, यह धातु ऑक्साइडों का अपचयन कर देती है। ये बात मैंने आपको लिखवाई हुई है, तो ये ध्यान में रखिएगा, और यहाँ से ही इस प्रश्न को बनाया गया है। चलिए ऑप्शन 1 होगा। अगला प्रश्न आपका, युद्ध में प्रयुक्त होने वाली फोस्जिन गैस का सूत्र क्या है। तो युद्ध में जो प्रयुक्त होती है फोस्जिन गैस, उसका सूत्र पूछा आपने को, तो इसका आंसर सीधा सा हो जाएगा COCl2। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और ये देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस किसके साथ अभिक्रिया, क्लोरीन गैस के साथ, COCl2,
क्लोरीन ये गैसीय अवस्था में है ना, इसके साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं तो COCl2 यानी कि आपकी फोस्जिन गैस बनती है, जो कि एक विषैली गैस है। कैसी गैस है? विषैली गैस है। ये भी याद रखिएगा कि फोस्जिन जो है वो विषैली गैस है। तो यहाँ पे आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और क्लोरोफॉर्म को वायु की उपस्थिति में रखने पर ऑक्सीकरण हो जाता है और विषैली गैस फोस्जिन बन जाती है। ये बात भी सही है, ठीक है। इसी कारण क्लोरोफॉर्म का बंद कमरे में अंधेरे में रखा जाता है। इस क्लोरोफॉर्म जो होता है उसको इसीलिए अपन रखते हैं अंधेरे में, ताकि वायु की उपस्थिति में उसका एक प्रकार से नहीं हो पाए, बंद कमरे में रखते हैं ताकि, देखिए जाहिर सी बात है फोस्जिन गैस बनेगी, वो जहरीली होती है, तो उससे अगर अपन बाहर रखेंगे तो वो समस्या पैदा कर सकती है, इसलिए उसको बंद कमरे में जो अंधेरे में रखा जाता ताकि ऐसा नहीं हो, है ना। चलिए, ये आपका युद्ध में प्रयुक्त होने वाली फोस्जिन गैस का सूत्र COCl2 हो गया, जो कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन गैस की अभिक्रिया के द्वारा संपन्न होता है, बनता है। अगला प्रश्न आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्राप्त करने के लिए फॉर्मिक अम्ल को किसके साथ गर्म करते हैं? तो फॉर्मिक अम्ल को किसके साथ गर्म करेंगे? सबसे पहले आप देखिए, अभिक्रिया में बताना चाहूँगा आपको, फॉर्मिक अम्ल की जो अपन रिएक्शन में लिखें तो HCOOH होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है, HCOOH प्लस इसके साथ जब अपन अभिक्रिया करवाते हैं सांद्र H2SO4, किसका? सांद्र H2SO4, इसकी जब अभिक्रिया करवाते हैं आपका यहाँ पे जब इसको गर्म करते हैं 373 से लेकर के 413 केल्विन ताप पर इसको जब गर्म किया जाता है, तब आपका कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, ठीक है, वो अपना प्राप्त होता है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस अपने को प्राप्त होती है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? फॉर्मिक एसिड, ये आपका क्या है? फॉर्मिक एसिड है। इसको अपन क्या बोलते हैं? फॉर्मिक HCOOH, इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं इसको, है ना। इसकी जब अभिक्रिया अपन सांद्र H2SO4 से करवाते हैं तब अपने को कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो सांद्र H2SO4 यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आग बुझाने में कार्बन के किस ऑक्साइड का, सब लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग इसमें किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 3 यहाँ पे आपका आंसर रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग सोडा वाटर बनाने में, शीतल पेय पदार्थ बनाने में, आग बुझाने में, इनमें किया जाता है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है घूम फिर के। अगला प्रश्न, भाप अंगार गैस के घटक हैं कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए, अगर अपन भाप अंगार गैस की बात करें तो उसमें आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर होगा। लेकिन अगर बात कर लेते प्रोड्यूसर गैस यानी कि वायु अंगार गैस की, तो उसमें आपका कौन सा आ जाएगा? CO+N2, प्रोड्यूसर गैस जिसको अपन बोलते हैं CO+N2, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन CO+N2, ठीक है, ये प्रोड्यूसर गैस हो जाएगी और भाप अंगार गैस आपकी हो जाएगी CO+H2, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न, निम्न में से कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या उपयोग है? सोडा वाटर में, अग्निशामक आग बुझाने में, रोगी को कृत्रिम श्वसन देने में। तो देखिए, सोडा वाटर में भी उपयोगी है, इसमें मैंने अभी आपको बताया कि सोडा वाटर में भी इसका उपयोग जो वो किया जाता है। दूसरा, अग्निशामक यंत्र आग बुझाने के लिए भी इसका किया जाता है उपयोग। रोगी को कृत्रिम श्वसन, ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी कुछ रूप से बहुत ही निश्चित मात्रा में होता है उपयोग, तो निश्चित ही ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का आपका सही उत्तर जो वो रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कार्बन का अस्थायी ऑक्साइड कौन सा है? कार्बन सब ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उपरोक्त सभी। देखिए साथियों, 3 ऑक्साइड कार्बन के होते हैं। 3 ऑक्साइडों में जो अस्थायी है वो आपका है कार्बन सब ऑक्साइड। बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड CO+CO2 ये दोनों के दोनों स्थायी ऑक्साइड है। कैसे हैं? स्थायी ऑक्साइड है कार्बन के। लेकिन अस्थायी ऑक्साइड कौन सा है? आपका कार्बन सब ऑक्साइड है C3O2, ठीक है, C3O2 यह आपका कार्बन सब ऑक्साइड, और यह एक रंगहीन तीव्र गंध युक्त विषैली गैस है, और ये ये वायु के साथ धूम्र युक्त नीली ज्वाला के साथ जलता है। ये भी हालांकि कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा कि रंगहीन तीव्र गंध युक्त और विषैली गैस है, ठीक है। जल के साथ संयोग से
एक प्रकार से अगर इसका जल के साथ अपन संयोग करवाते हैं तो मेलोनिक अम्ल बनाती है, मेलोनिक अम्ल बना देती है। याद रखिएगा थोड़ा सा इसको, कुछ पॉइंट्स हैं जो लिखवाए हुए हैं हालांकि आपको नोट्स में, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। कार्बन का अस्थायी ऑक्साइड कार्बन सब ऑक्साइड है C3O2। अगला प्रश्न कार्बन सब ऑक्साइड के लिए सही है। यह रंगहीन और विषैली गैस है। दूसरा, जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है। तीसरा, जल के साथ संयोग से मेलोनिक अम्ल बनाती है। सारी बातें ठीक है, अभी बता भी दिया आपको। कार्बन सब ऑक्साइड एक रंगहीन और विषैली गैस है, तीव्र गंधयुक्त भी है, ठीक है। जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है, ये बात बिल्कुल सही है कि इसको अपन जलाते जब हैं, ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है। जल के साथ संयोग करके मेलोनिक अम्ल भी ये देती है, तो ये भी सही है। अब देखिएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 14 देखते हैं कि कार्बन के किस अपरूप का उपयोग परमाणु भट्टी में किया जाता है। तो हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन या उपरोक्त सभी। तो जो कार्बन का कौन सा ग्रेफाइट है कौन सा जो अपर रूप है जिसका उपयोग जो परमाणु भट्टी में किया जाता है, तो साथियों इसका आंसर तो आपका कौन सा रहेगा, ग्रेफाइट का ही उपयोग जो वो किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे सही आंसर जो वो हो जाएगा, ठीक है। तो परमाणु भट्टी में किस रूप में उपयोग में लेते हैं, एक प्रकार से ग्रेफाइट का वैसे उपयोग पेंसिल के रूप में भी करते हैं, लेकिन परमाणु भट्टी में इलेक्ट्रोड के रूप में, ठीक है, इलेक्ट्रोड के रूप में और कार्बन आर्क बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो परमाणु भट्टी में इलेक्ट्रोड के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग जो वो किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा इलेक्ट्रोड के रूप में इसका उपयोग करते हैं। 15वां प्रश्न अपना कि कार्बन के किस अपर रूप का उपयोग आणविक बियरिंग बनाने में किया जाता है। आणविक बियरिंग बनाने में किसका उपयोग करते हैं अपन, आणविक बियरिंग बनाने में साथियों अपन उपयोग करते हैं अपने फुलरीन का, किसका, हीरा का नहीं करते, ग्रेफाइट का नहीं करते, फुलरीन का उपयोग जो है वो किया जाता है आणविक बियरिंग बनाने में। हालांकि एक एक दो दो प्रश्न लिए अपर रूप से, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना थोड़ी कम है। फुलरीन जिसकी संरचना फुटबॉल जैसी होती है, अपने को पता है, इसे बकीबॉल भी कहते हैं अपन। और सबसे स्थायी जो फुलरीन है वो C60 है, कार्बन 60 है, ठीक है। फुलरीन को बकमिस्टर फुलरीन भी कहा जाता है और इसमें 32 फलक होते हैं, 20 षटकोणीय फलक होते हैं, 12 पंचकोणीय फलक होते हैं। कार्बन कार्बन के मध्य 1.40 एंगस्ट्रॉम ये आपकी दूरी, एक प्रकार से मध्य की जो लंबाई है वो इतनी होगी। प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में भी इसका उपयोग किया जाता है। आणविक बियरिंग बनाने में किया जाता है, ठीक है। उच्च ताप पर यह अति चालकता भी दर्शाता है। तो फुलरीन आपका यहाँ पे आंसर रहेगा। इसके अलावा ग्रेफाइट आप लोग जानते हैं परमाणु भट्टी में इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग करते हैं, पेंसिल बनाने में उपयोग करते हैं, ठीक है। लोहे पर पॉलिश करने में, शुष्क स्नेहक के रूप में भी ग्रेफाइट का उपयोग जो वो किया जाता है। इसके अलावा अगर हीरे की बात करें तो ये बिल्कुल विद्युत का तो कुछ अलग ही है, सबसे कठोर पदार्थ है, अधातु है लेकिन सबसे कठोर है, ठीक है। और अम्ल और क्षार का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता बिल्कुल भी, है ना। हीरे की जो संरचना व्यवस्था जो है वो चतुष्फलकीय है। और अक्स एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है हीरे का कि अक्स किरण जब इसके ऊपर पड़ती हैं तो ये हरा रंग प्रदर्शित करता है। और एक और पॉइंट लिखवाया था मैंने, मुझे अभी थोड़ा ध्यान में है कि हीरे का जो हीरे काले रंग के, कुछ हीरे जो वो काले रंग के होते हैं और उन्हें क्या कहते हैं, बर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, काले रंग की हीरे को बर्ट कहा जाता है। याद रखिएगा साथियों इन चीज़ों को, ठीक है। और एक प्रकार से यही इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखवाई थी लगभग। और कार्बन कार्बन के मध्य की दूरी की बात की जाए तो हीरे में 1.54 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 1.54 एंगस्ट्रॉम, या फिर इसको अपन लिख सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा 1.54 एंगस्ट्रॉम, हाँ यही है, ठीक है, यही कार्बन कार्बन के मध्य की दूरी, ठीक है साथियों। तो ये सारी चीज़ें हैं हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन के बारे में कोई कुछ बातें हैं वो बता दी मैंने आपको, थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा इनको। बाकी यही सब है, कार्बन और इसके ऑक्साइड में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इस टॉपिक में। जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको करवा दिया और प्रश्न भी मेरे हिसाब से यहाँ से बन जाना चाहिए। फिर भी अगर अदर बाहर से बनेगा तो कुछ चीज़ें आपको साथ साथ बताई हैं, उनमें से भी आप इन प्रश्नों को आराम से कर पाएंगे, या फिर नोट्स जो आपके पास हैं हमारे नोट्स, उसमें अगर आप इनको डिटेल से पढ़ लेंगे तो और भी आसानी से आप कर पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत इन प्रश्नों में नहीं होगी, ठीक है। और नोट्स आप इंस्टा मौजूद स्टोर से भी ले सकते हैं जिस भी सब्जेक्ट के लेना चाहें। और
इसके अलावा हमारे एप्लीकेशन से भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है साथियों, मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, और प्री 2 के लिए रजिस्ट्रेशन जरूर कीजिएगा। और बहुत जल्द अपन हिंदी और साइको गणित की भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं एप्लीकेशन पे। विज्ञान की टेस्ट सीरीज अपनी लगातार चल रही है। चलिए मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।